हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हाउ टू मिनिमाइज रिस्क बर्डन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिस्क और इसका मीनिंग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं चेक किया, काइंडली चेक इट आउट, जिससे कि आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाएगा इस टॉपिक को समझने के लिए। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रिस्क। रिस्क का मीनिंग, रिस्क आखिर होता क्या है। तो रिस्क का मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि कितने चांसेस हैं कि हमें लॉस हो सकता है, उसे बोलते हैं रिस्क। कुछ ऑथर्स की डेफिनेशंस हैं, मैंने इस स्लाइड में मेंशन की हैं, आइए उन्हें देखते हैं। एस.सी. हैरिंगटन के अकॉर्डिंग, एट इट्स मोस्ट जनरल लेवल रिस्क इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी सिचुएशन। रिस्क कोई भी ऐसी सिचुएशन है वेयर देयर इज़ अनसर्टेनिटी, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यानी कि कुछ भी सर्टेनली नहीं कहा जा सकता अबाउट व्हाट आउटकम विल कम, यानी कि क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे अगर हमने कोई एक्शन लिया है उसके। लाइफ इज़ ऑब्वियसली रिस्की, लाइफ भी जो है वो बहुत रिस्की अफेयर है। हैरिंगटन के अकॉर्डिंग ये हमारी थी डेफिनेशन रिस्क की। लर्विंग फिशर क्या कहता है, रिस्क में बी डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ हजार्ड्स। रिस्क जो है वो हजार्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हजार्ड्स हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। हजार्ड्स होते हैं वो कॉजेज़, वो कारण जिनके कारण रिस्क अराइज होता है या फिर लॉस होता है। सो हजार्ड्स आर द कॉजेज़ ऑफ लॉस। तो ये कॉम्बिनेशन रिस्क में भी डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ हजार्ड्स मेजर्ड बाय प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं दैट व्हाट विच कॉम्बिनेशन ऑफ हजार्ड्स विल कॉज अस रिस्क। तो लर्विंग फिशर के अकॉर्डिंग ये थी रिस्क की डेफिनेशन। तो दिस स्लाइड वॉज अबाउट द मीनिंग ऑफ रिस्क। आई होप आपको रिस्क का बेसिक मीनिंग क्लियर होगा, दैट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मेंशन किया हुआ है हमने वेज टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ रिस्क, यानी कि कौन से वो तरीके हैं जिससे हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन में, बट येस अगर रिस्क हमें पता है दैट दिस कैन हैपन, वी कैन सर्टेनली मिनिमाइज इट। तो मिनिमाइज करने के क्या वेज हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वे है टू मिनिमाइज रिस्क इज साइंटिफिक फोरकास्टिंग एंड मार्केट रिसर्च। साइंटिफिक फोरकास्टिंग एंड रिसर्च से हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? मैनी बिजनेस रिस्क राइज ड्यू टू एरर इन प्लानिंग। बहुत से ऐसे एरर्स होते हैं प्लानिंग में ही जिसके कारण बिजनेस रिस्क राइज होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से प्लानिंग का स्टेप, जो हमारा पहला स्टेप होता है मैनेजमेंट में, अगर प्लानिंग का स्टेप ही एररन्यूअस है, उसमें ही एरर्स हैं, तो हमारे सारे स्टेप्स ही एररन्यूअस होंगे। राइट, दे विल बी फुल ऑफ एरर्स। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए फोरकास्टिंग इतनी अच्छे तरीके से की जानी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से, और रिसर्च को भी यूज़ करना चाहिए ताकि जो है हमारे फर्दर स्टेप्स, फर्दर प्रोसीजर है टू कैरी आउट बिजनेस, वो स्मूथली हो और रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। फोरकास्टिंग और रिसर्च के कारण मैनेजमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट प्लान्स बनाएगी एडवांस में ही, और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को एसर्टेन कर सकती है, जिससे कि बिज़नेस को बहुत ही स्मूथ तरीके से मैनेज किया जा सकता है और उसके रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। सो दिस वाज द फर्स्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग, मिनिमाइजिंग रिस्क। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का मतलब है आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही रैपिड रेट पर एडवांस हो रही है। येस, एवरी सेकेंड द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, राइट, एंड बिजनेस हैज़ टू अडॉप्ट सच टेक्नोलॉजीज with the speed, with the pace they are being changed। अगर बिजनेस कोई उसे नहीं फॉलो करता, उस ट्रेंड को नहीं फॉलो करता जो मार्केट में चल रहा है, तो वो मार्केट से बाहर भी हो सकता है। राइट, इट विल बी वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट। इसे प्रिवेंट करने के लिए फर्म्स को कॉन्टीन्यूअस टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करनी चाहिए, R&D डिपार्टमेंट बनाना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड इट कैन डेवलप न्यू एंड रेम्यूनरेटेड प्रोडक्ट्स। ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो कि कंज्यूमर की नीड्स को मीट करे, और ऑब्सोलीट हुए प्रोडक्ट, यानी कि जो आउट ऑफ फैशन है प्रोडक्ट, उन्हें ना सेल कर सके। राइट, तो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स में, प्रेजेंट प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लेके आनी चाहिए ताकि जो है हमारा कंज्यूमर हमारे साथ लॉयल बना रहे। देन थर्ड पॉइंट इज़ क्रेडिट स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल। क्रेडिट स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल का पॉइंट जो है वो क्रेडिटर्स के साथ रिलेटेड है। येस, उन कस्टमर्स को, उन क्रेडिटर्स को हमें ध्यान से स्क्रीन करके ही क्रेडिट देना चाहिए, ये देखकर कि वो क्या वो लौटाने के काबिल हैं
आर दे एबल टू रिटर्न द मनी ऑन टाइम? अगर तो नहीं, अगर स्क्रीनिंग अच्छे से की गई है तो ऑब्वियसली हम क्रेडिट उन्हें ही एक्सटेंड करेंगे जो कि हमारे पैसे वापस भी करेंगे, राइट। तो क्रेडिट स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल में हम स्क्रीनिंग ऑफ कस्टमर्स करेंगे, उन कस्टमर्स को ही सिर्फ उधार देंगे जो कि वापस करने वाले होंगे। एंड प्रॉम्प्ट कलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स, जो डेट्स हमारे अभी आउटस्टैंडिंग है यानी कि कलेक्शन होनी बाकी है, उन्हें कलेक्ट करेंगे, अपने बिजनेस में लिक्विडिटी लेके आएंगे। एंड इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे ताकि जो है हमारे बिजनेस का रिस्क है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क है, वो रिड्यूस हो सके। देन वेरियस सेफ्टी प्रोग्राम्स, इसमें फिजिकल मेजर्स को हम फॉलो करेंगे, फिजिकल मेजर्स को इंस्टॉल करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट फायर के अगेंस्ट, बर्गुलर अलार्म्स, नाइट वॉचमैन सेफ्टी वॉल्स, चोरी से बचने के लिए बर्गुलर अलार्म्स हम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करेंगे। कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर, जो अगर कोई पेरिशेबल गुड्स आपकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है, आपकी फर्म मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसे स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर्स का प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाएगा ताकि हमारे प्रोडक्शन का लॉस है जो वो मिनिमाइज हो सके। उसके बाद स्पेशल पैकिंग करेंगे ताकि रॉडेंट्स, माउस, इन सब चीज़ों से हम हमारे प्रोडक्शन को बचा सकें और लॉस को मिनिमाइज कर सकें। पेस्ट कंट्रोल मेथड्स भी प्रॉपरली फॉलो किए जाएंगे ताकि हमारी जो इन्वेंट्री स्टोर करने वाली जो प्लेस है वहाँ पे, गोडाउन्स हैं वहाँ पे कम्प्लीटली सफाई रहे और हमारी प्रोडक्शन को कोई भी लॉस ना हो सके, राइट। देन फिफ्थ पॉइंट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, समटाइम्स इकोनॉमिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा एडवर्स होती हैं बिजनेसेस के लिए दैट द बिजनेसेस हैज़ टू सफ़र द लॉसेस। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ लेके आने चाहिए जो कि फेवरेबल हो फॉर बोथ द कस्टमर्स एज वेल एज द बिजनेसमैन, ऑलराइट। तो प्रॉपर गवर्नमेंट एक्शन थ्रू एप्रोप्रिएट पॉलिसीज रेगुलेशंस कैन ऑल्सो हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड रिड्यूसिंग द बिजनेस रिस्क। गवर्नमेंट को प्रॉपरली पूरा एनालाइज करने के बाद ही और उसके आफ्टर मैथ, उसका आफ्टर इफेक्ट्स देखने के बाद ही कोई पॉलिसी में चेंज लेके आना चाहिए ताकि रिस्क को जो बिजनेस रिस्क को जो मिनिमाइज किया जा सके। देन सिक्स्थ पॉइंट इज शिफ्टिंग द रिस्क। जी हाँ, शिफ्ट करके भी हम रिस्क से बच सकते हैं। शिफ्ट करने के 4 तरीके हैं, हेजिंग, अंडरराइटिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और इनकॉर्पोरेशन ऑफ फर्म। हेजिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। हेजिंग में इट इन्वॉल्व्स एंटरिंग साइमल्टेनियसली इनटू 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सिंपल मीनिंग हेजिंग का मतलब है प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना किसी भी लॉस के अगेंस्ट, उसे बोलते हैं हेजिंग। तो it involves entering simultaneously into 2 contracts of an opposite through corresponding nature। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में हम एंटर कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, एक तो स्पॉट और कैश मार्केट, एक है फ्यूचर मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फ्यूचर में कोई डिलीवरी एक्सपेक्ट करनी है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होगा वो आज ही डिटर्मिन कर लेंगे और एक का प्राइस जो होगा वो फ्यूचर पे बेस्ड होगा, जिससे कि हमारा रिस्क बैलेंस हो जाएगा। अगर तो फ्यूचर में हमारी कंडीशंस जो हैं वो वर्स हो जाती हैं, राइट, कि हमें लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आज की कंडीशन तो बेटर ही है, जिससे हमारा आज का लॉस और फ्यूचर का लॉस जो है बैलेंस हो जाएगा। बट इन केस आज हमें लॉसेस हो रहे हैं, यानी कि आज प्राइसेस कम हैं बट फ्यूचर में हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, हमारे लॉसेस और प्रॉफिट्स रिटर्न्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे और हमें अल्टीमेटली एक प्रॉफिट की सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो ये होता है हेजिंग। देन वी हैव द पॉइंट ऑफ अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग आपने सभी ने पढ़ा होगा। अंडरराइटिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे एजेंट्स को हायर कर लेना। एक कंपनी कुछ ऐसे एजेंट्स को हायर कर लेती है जो कि ये गारंटी देते हैं कि अगर आपकी शेयर्स की सब्सक्रिप्शन जितनी मेंशन होती है, जितनी की डिसाइडेड होती है, अगर उतने शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया जाता पब्लिक के द्वारा, तो वो एजेंट्स जो हैं वो आपके शेयर्स बाय करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आपका जो पब्लिक इशू है वो फेल नहीं होता। ऑलराइट, सो रिस्क ऑफ फेल्यूर टू सेल द इंटायर सिक्योरिटीज कैन बी शिफ्टेड टू अंडरराइटर। अंडरराइटर को हम शिफ्ट कर देते हैं ये इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ का रिस्क, विच इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो कि एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज़ और द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स के बीच में, राइट। तो एक इंटरमीडियरी होता है जो कि गारंटी करता है दैट हाँ, आपकी जो पब्लिक इशू, आपका पब्लिक इशू है सिक्योरिटीज़ का, वो कम्प्लीटली ही सब्सक्राइब किया जाएगा।
देन थर्ड इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे अब हम साइकिल इंडस्ट्री की बात करें, साइकिल बनाने वाली एक फर्म क्या करेगी, एक हम 3 फर्म्स को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। एक तो होगी फर्म जो कि उसके टायर्स मैन्युफैक्चर करेगी, एक बाकी पार्ट्स जो आयरन से बने होते हैं, बाकी पार्ट्स को हैंडल बाकी बॉडी ऑफ द साइकिल एंड ऑल, उसे हम जो एक फर्म है उसे प्रोड्यूस करेगी। और नंबर 3 हम फर्म ले लेते हैं जो सभी पार्ट्स को असेंबल करेगी, राइट। तो जो टायर बनाने वाली फर्म है उसे कितना रबर रिक्वायरमेंट है वो खुद देखेगी ना। असेंबली फर्म तो नहीं जाके देखेगी दैट टायर फर्म इज गोइंग टू नीड दिस मच रबर फॉर प्रोड्यूसिंग दिस नंबर ऑफ टायर्स। नो, टायर फर्म जो है वो खुद देखेगी कि कितना उसे चाहिए रबर। और ऐसे ही जो बाकी पार्ट्स बना रही है साइकिल के, वो आयरन की सप्लाई को इंश्योर खुद ब खुद करेगी, उसका प्राइस खुद ब खुद डिसाइड करेगी। और फाइनली जब ये पार्ट्स बन जाएंगे वो असेंबली फर्म के पास चले जाएंगे, वो फर्म जो है असेंबल करेगी एंड देन फाइनली अपना मार्जिन रख के कंज्यूमर को सेल कर देगी। इसमें क्या हुआ, हर फर्म को अपना अपना रिस्क डिवाइड कर दिया गया, उन्होंने अपनी अपनी प्रोडक्शन करनी है एंड देन फाइनली सेल करनी है। इससे रिस्क मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि जो फर्म को जो टास्क असाइन किया होता है उसने सिर्फ वही करना होता है। देन वी हैव 4th पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस फर्म। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। अब जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि उसके पर्सनल एसेट को एक्वायर किया जा सकता है बाय द क्रेडिटर्स इन केस दे फेल टू गेट देयर रिटर्न्स। जो डेटर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, अगर उन्हें नहीं पेमेंट की जाती सोल प्रोप्राइटर के द्वारा ऑन टाइम, देन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड। तो इस केस में जो पर्सनल प्रॉपर्टी है सोल प्रोप्राइटर की, उसको बहुत ही ज़्यादा खतरा है। बट अगर आपकी जो कंपनी है वो एक लिमिटेड कंपनी है और उसके शेयर और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी और रिस्क ऑफ द फर्म हैविंग इनसफिशिएंट एसेट्स टू पे बिजनेस डेट इज शिफ्टेड टू द क्रेडिटर्स। यानी कि जिस फर्म के पास अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे, उस केस में शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं एक्वायर किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ ने ऐसा कहा है दैट द शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है वो जो है वो लिमिटेड होगी। ऑलराइट, सो ये थे 4 तरीके जिससे हम रिस्क को शिफ्ट कर सकते हैं। आगे है अवॉइडेंस। रिस्क को अवॉइड करके भी हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? अवॉइडेंस इज द एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। अवॉइडेंस का मतलब रिस्क को हमने एलिमिनेट कर दिया, उस रिस्क के पैदा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यू कैन अवॉइड द लॉस इन द स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट का लॉस जो है वो अवॉइड कर सकते हैं बाय नॉट बाइंग। आप अगर खरीदोगे ही नहीं तो आप लॉस कैसे बियर करोगे, राइट? एंड द रिस्क ऑफ कार एक्सीडेंट बाय नॉट हैविंग अ कार। अगर आपके पास कार ही नहीं होगी तो आपका कार एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो इसमें क्या है, आपने कुछ ऐसे मेजर्स अंडरटेक किए जिसके कारण जो है आपका लॉस जो है बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया, आपको लॉस बियर करने की चांस ही नहीं मिला। व्हेन अवॉइडेंस इज़ नॉट पॉसिबल, बट जहाँ पे अवॉइडेंस नहीं पॉसिबल वहाँ पे लॉस को कंट्रोल करना जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा वो हम डिस्कस भी करेंगे आगे। सो 8th पॉइंट है लॉस कंट्रोल। लॉस कंट्रोल में हम लॉस प्रिवेंशन और लॉस रिडक्शन के मेजर्स को अंडरटेक कर सकते हैं। लॉस प्रिवेंशन का मतलब है आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स, आइडेंटिफाई कर लेना उन फैक्टर्स को दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ लॉस बाय एलिमिनेटिंग द फैक्टर्स। इसमें हम लॉस को एलिमिनेट कर देते हैं उन फैक्टर्स को एलिमिनेट करके जो कि लॉस इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है लॉस प्रिवेंशन। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि स्पीडिंग एंड ड्रंक ड्राइविंग से हमारा एक्सीडेंट का जो चांस है बहुत बढ़ सकता है। तो हम इसमें लॉस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय ड्राइविंग द कार एट स्लो स्पीड and by not driving after drinking alcohol. So these are the methods to prevent the loss. अगली टर्म जो है वो है लॉस रिडक्शन के साथ रिलेटेड। लॉस रिडक्शन में क्या आएगा? लॉस रिडक्शन रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स दैट रिड्यूस द लॉस विच विल इनएविटेबली अकर। तो उन लॉसेस को हमें रिड्यूस करना, जो कि उन फैक्टर्स को रिड्यूस कर देना जो कि लॉस को भी रिड्यूस करेंगे,
जो कि लॉस होने वाला ही है। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं दैट ड्राइविंग स्लोअर, अगर हम ड्राइव स्लो करेंगे तो वो उससे दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, लॉस प्रिवेंट भी हो सकता है, लॉस रिड्यूस भी हो सकता है, राइट। तो ये है लॉस रिडक्शन का पॉइंट। देन वी हैव रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन का मतलब है अपने तक ही रिस्क को सीमित रखना, राइट। कंट्रोल द रिस्क बियॉन्ड विच इट कांट गो, ठीक है। तो रिस्क रिटेंशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव रिस्क रिटेंशन एंड पैसिव रिस्क रिटेंशन। एक्टिव रिस्क रिटेंशन का मतलब है कि कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल रिस्क को खुद ही हैंडल कर लेना, जो कि अगर हम बाहर से हैंडल करवाएंगे, अगर हम बाहर से इंश्योर करवाएंगे तो हमें एक्सपेंसिव पड़ेगा। जैसे कि किसी ने अगर मेडिक्लेम लिया होता है, अब मेडिक्लेम पॉलिसी की हम एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी ने मेडिक्लेम पॉलिसी ली होती है, अगर तो हमें जनरली फ्लू हो जाता है या फिर वायरल फीवर हो जाता है, तो हम ये नहीं है कि आफ्टर फॉलिंग इल वी गो टू इंश्योरेंस पॉलिसी और वी गो टू इंश्योरेंस कंपनी और उन्हें कहें कि हाँ हमने आपसे मेडिक्लेम पॉलिसी ली हुई है तो आप हमें कंपनसेट कीजिए। नहीं, क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सटेंट ऑफ लॉस है ना, एक्सटेंट ऑफ लॉस दैट इज़ वेरी स्मॉल। बट मेडिक्लेम पॉलिसी कौन सी लॉसेस को कवर करती है? वो टर्मिनेटिंग लॉसेस को कवर करती है, ऐसी इलनेसेस को जो कि आपको लंबे समय तक हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर या फिर पार्किंसंस डिसीज़। ऐसी ही डिसीज़ को कवर किया जाता है मेडिक्लेम पॉलिसी के अंडर। वायरल फीवर, नॉर्मल वायरल फीवर या नॉर्मल फीवर या फ्लू, ऐसी जो है डिसीज़ को कवर नहीं किया जाता। तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव रिस्क रिटेंशन, जिससे कि एक रिस्क बियरर खुद ही हैंडल कर लेता है, क्योंकि अगर वो बाहर छोटे मोटे रिस्क को इंश्योर करवाने जाएगा उसके लिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। पैसिव रिस्क रिटेंशन में हम स्पीडिंग की एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, स्पीडिंग में एक फ्रेज़ है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है स्पीडिंग थ्रिल्स बट किल्स। इसमें क्या है, लोगों को पता है दैट अगर हम ज़्यादा स्पीड पे जाएंगे तो हमारा डैमेज भी ज़्यादा ही होगा, बट फिर भी लोग जो हैं ये सोचते नहीं हैं। तो ये क्या करते हैं, वो अपने आप तक रिस्क रख लेते हैं, अपने आप ही हैंडल करते हैं रिस्क को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता दैट हाँ अगर इतनी स्पीड लिमिट से अगर ज़्यादा जाएंगे तो हमारा रिस्क जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी अनअवेयरनेस के कारण अगर उनका रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो उसे बोलेंगे पैसिव रिस्क रिटेंशन। देन वी हैव लास्ट पॉइंट, इंश्योरेंस करवा कर भी हम अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इंश्योरेंस कैसे करवाई जाती है? वी विल बी डूइंग इट इन फर्दर वीडियोज़, और वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किया जाएगा। तो इंश्योरेंस में एक इंश्योरर होता है, इंश्योर्ड होता है। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसने अपने लॉस को इंश्योर करवाया होता है, और इंश्योरर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी जो उसे पॉलिसी इशू करती है इंश्योर्ड को। और इसमें एक प्रीमियम टर्म होती है। प्रीमियम का मतलब है वो अमाउंट जो कि रेगुलर बेसिस पे पे करनी होती है इंश्योर्ड को, इंश्योरेंस कंपनी को जाकर, ताकि जो है अगर उसका रिस्क इन फ्यूचर राइज होता है उसे कंपनसेट किया जाए टाइम पर। ऑलराइट, तो इंश्योरेंस काफ़ी टाइप्स की होती है। हम मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, फायर इंश्योरेंस करवा सकते हैं, कार्गो इंश्योरेंस करवा सकते हैं, राइट, लाइफ इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। सो देयर आर मैनी एंड नंबर ऑफ इंश्योरेंसेस दैट कैन बी हैव by the insured, by the person bearing the loss. So these were the points, these were the ways in which we can minimize the risk. I hope these are clear to you all. If you have any query, you can comment down in the comment section. Thank you so much for watching. Kindly subscribe to my channel if you are new to this channel. Thank you so much.